हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। और यह जो प्रश्नोत्तरी है यह यूपी जीडीसी परीक्षा को केंद्रित करते हुए कराई जा रही है, जिसमें हमने अभी तक पत्रकारिता पर कुछ प्रश्न कराए हैं। 3 वीडियो पिछली हमारी पत्रकारिता से संबंधित रही हैं और आज की जो हमारी वीडियो है वो अनुवाद से संबंधित प्रश्नों पर है। शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। आज का हमारा पहला प्रश्न है आप सभी के समक्ष कि अनुवाद की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में अनु उपसर्ग लगाकर बना है। अनुवाद का अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना या पुनर्कथन। अनुवाद केवल 2 भाषाओं के बीच का खेल है, संस्कृति का नहीं। सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में लक्ष्य भाषा कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जब हम बात करते हैं सही की, तो ये 2 भाषाओं का खेल है, संस्कृति का नहीं। आइए बात करते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत की वद धातु में अनु उपसर्ग लगाकर बना है, ये बात सही है। किसकी बात कर रहा है? वद धातु की। ठीक है, इसमें क्या अनु उपसर्ग लगा है। और उपसर्ग कौन सा होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ जब हम वद धातु के प्रारंभ में अनुपसर्ग लगा रहे हैं तो शब्द बन जाता है क्या? अनुवाद। ठीक है, तो ये बात तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा विकल्प है, इसका अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना या पुनर्कथन। अनुवाद तभी किया जाता है जब कोई बात किसी के द्वारा अपनी भाषा में कही गई हो, दूसरा व्यक्ति उसे अपनी भाषा में रूपांतरित करता है, तो वही क्या है? पुनर्कथन है, अनुवाद। ठीक है, तो किसी के कहने के बाद कहना या पुनर्कथन क्या कहलाता है? अनुवाद। तीसरा विकल्प आपके समक्ष है, अनुवाद केवल 2 भाषाओं के बीच का खेल है, संस्कृति का नहीं। तो याद रखिए, अनुवाद के माध्यम से किसी भाषा, किसी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जो हम जानते हैं जिस भाषा में, जब वह दूसरी भाषा में रूपांतरित होगा, दूसरी भाषा के लोग जानेंगे, तो विस्तार किसका? हमारी भाषा का और हमारी संस्कृति का। तो ये विकल्प यहाँ गलत हो जाता है, तीसरा विकल्प सही नहीं है। अगला है, सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में लक्ष्य भाषा कहा जाता है। तो याद रखिए, सोर्स लैंग्वेज को हिंदी में स्रोत भाषा कहा जाता है, ना कि लक्ष्य भाषा। क्या कहा जाता है? स्रोत भाषा। ठीक है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ए विकल्प सही रहेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अनुवाद के स्वरूप के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है कि अनुवाद के स्वरूप की बात की गई, अनुवाद के स्वरूप के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए, अनुवाद एक कला है क्योंकि इसमें सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है। 2, अनुवाद एक विज्ञान है क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांतों और तकनीक का पालन होता है। अनुवाद एक शिल्प है क्योंकि यह अभ्यास से निखरता है। अनुवादक को मूल लेखक से अधिक बुद्धिमान दिखना चाहिए। ये जो शब्द है ना, दिखना चाहिए, दिखना नहीं। अगर ये शब्द यहाँ इस विकल्प को यहीं गलत कराने में, तो यहाँ पूछा कौन से कथन सत्य है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है? सत्य कथन हमें ढूंढना है। तो पहला, अनुवाद एक कला है, सही है, इसमें सृजनात्मकता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुवाद एक विज्ञान है क्योंकि इसमें निश्चित सिद्धांतों और तकनीक का पालन होता है, ये बात भी सही है। अनुवाद एक शिल्प है क्योंकि यह अभ्यास से निखरता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अनुवादक को मूल लेखक से अधिक बुद्धिमान दिखना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, दिखना नहीं है। ठीक है, तो ये जो दिखना शब्द आया, इसके कारण ये हमारा गलत विकल्प है। हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? सत्य हमारे कथन हो जाएंगे। 1, 2 और 3 तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अच्छे अनुवादक के गुण और दायित्व के संदर्भ में विचार करें।
किसकी बात कर रहा है? एक अच्छा अनुवादक कौन हो सकता है, उसके गुण और दायित्व क्या है? अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य दोनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसे मूल पाठ के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, यानी न्यूट्रल रहना चाहिए। उसे कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद विद्वत्तापूर्ण लगे। ये जो बात आई ना, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं, अनुवाद हमें अपनी विद्वत्ता नहीं दिखानी, बल्कि हमें उस ग्रंथ को या उस कथन को, जो भी हम अनुवाद कर रहे हैं, कहानी, उपन्यास, जो भी हम अनुवाद कर रहे हैं, वो वैसी भाषा में हो जो लोगों को सरलता से समझ में आए। सरल स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद विद्वत्तापूर्ण लगे, ये बात गलत हो जाएगी। उसे दोनों समाजों की सांस्कृतिक परंपराओं की समझ होनी चाहिए, बिल्कुल। यदि उसे दोनों समाजों की सांस्कृतिक परंपराओं की का ज्ञान नहीं है तो अनुवाद कुछ से कुछ हो जाएगा, क्योंकि अनुवाद करते समय हमें कहे गए कथन की तार्किकता भी देखनी हो, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4 कथन सही हैं। कथन 3, जो ये कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद विद्वत्तापूर्ण लगे, ये गलत कथन है। और हमें यहाँ क्या बताना है? हमें यहाँ सत्य बताना, तो सत्य कथन 1, 2 और 4 होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक अनुवाद की विशेषताओं के बारे में क्या सही है? किसकी बात कर रहा है? साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद में आपके समक्ष विकल्प है और पूछा क्या है? सही पूछा है, ये ध्यान रखिए। सही के अंतर्गत इसमें शब्द प्रति शब्द अनुवाद सबसे सफल होता है। कविता का अनुवाद करते समय ध्वन्यात्मकता को बनाए रखना कठिन होता है। इसमें भावानुवाद की प्रधानता होती है। मुहावरों का अनुवाद सदैव उनके शाब्दिक अर्थ में किया जाना चाहिए। तो याद रखिए, जब साहित्यिक अनुवाद की बात आती है तो ये शब्द प्रति शब्द अनुवाद नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन आपको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। लिटरेचर ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होगा कि आप शब्द प्रति शब्द अनुवाद कर लें और आपका जो भाव है वो वही बना रहेगा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो पहला विकल्प तो सही नहीं हो सकता। कविता का अनुवाद करते समय ध्वन्यात्मकता को बनाए रखना कठिन होता है। हाँ, ये कठिन होता है, क्योंकि यदि हम हिंदी में कोई कविता पढ़ रहे हैं जो उसकी ध्वन्यात्मकता हिंदी में है, वैसी अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय हो, ये जरूरी नहीं वहाँ उसे प्रॉब्लम हो कि अनुवादक को, ठीक है। तो ये बात सही है। इसमें भावानुवाद की प्रधानता होती है, ये बात भी सही है। मुहावरों का अनुवाद सदैव उनके शाब्दिक अर्थ में किया जाना चाहिए, नहीं, शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि जिस परिप्रेक्ष्य में उनका प्रयोग हुआ है उसी परिप्रेक्ष्य में दूसरी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग, अनुवाद किया जाना चाहिए। इस आधार पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्यिक अनुवाद में यहाँ जो 2 विकल्प दिए गए, गुण और विशेषताओं के अंतर्गत कविता का अनुवाद करते समय ध्वन्यात्मकता को बनाए रखना कठिन होता है और दूसरे इसमें भावानुवाद की प्रधानता होती है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 5 है, प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन के संदर्भ में सही तथ्य चुनें। प्रशासनिक अनुवाद की बात कर रहा है। इसकी भाषा औपचारिक और विधि सम्मत होती है। इसमें व्यक्तिगत शैली या अलंकारिकता का स्थान नहीं होता। ऑफिस मेमोरेंडम का अनुवाद कार्यालय ज्ञापन किया जाता है। इसमें शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बार बार बदले जा सकते हैं। शब्दों के अर्थ संदर्भ बार बार बदले जा सकते हैं, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इसने यहाँ सही पूछा है और सही में यदि पहले इसकी भाषा औपचारिक और विधि सम्मत होती है प्रशासनिक भाषा की, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशासनिक भाषा जब हम कोई पत्र लेखन भी करते हैं अपनी ही भाषा में, वो भी औपचारिकता से पूर्ण होना चाहिए। औपचारिकता पूर्ण और विधि सम्मत हमारा पत्र होना चाहिए। तो यहाँ जब अनुवाद करेंगे उसमें भी औपचारिकता और विधि सम्मतता होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत शैली या अलंकारिकता का स्थान नहीं होता, बिल्कुल। अगर हम सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो सरकारी पत्र में म की शैली ही नहीं चलती, यानी कि हम कहें कि उसमें प्रथम पुरुष की शैली चलती है तो नहीं चलती, उसमें त्रियक शैली चलती है। तो वैसे ही यहाँ व्यक्तिगत शैली और अलंकारिकता का स्थान नहीं होता, ये बात भी प्रशासनिक
अनुवाद के लिए सही है। ऑफिस मेमोरेंडम का अनुवाद कार्यालय ज्ञापन किया जाता है, ये बात भी सही है, लेकिन इसमें शब्दों के अर्थ संदर्भ के अनुसार बार बार बदले जा सकते हैं, ये बात सही नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सही तथ्य चुनने में 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, विधिक अनुवाद की चुनौतियों के बारे में कथनों पर विचार करें। लीगल ट्रांसलेशन। कानून की भाषा में एक शब्द का निश्चित और रूढ़ अर्थ होता है। एक शब्द का निश्चित और रूढ़ अर्थ कह रहा है। अनुवाद की त्रुटि से कानूनी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये विधिक में नहीं, सभी के साथ है। इसमें अनुवादक को सरल शब्दों के स्थान पर तकनीकी कानूनी शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, ये बात भी सही है, ये भी सही है। विधिक अनुवाद में स्वतंत्र अनुवाद फ्री ट्रांसलेशन की पूरी छूट होती है, ये गलत है। पूरी छूट स्वतंत्रता नहीं होती है, बल्कि कानूनी तरीके से जो विधि अनुवाद है, विधिक अनुवाद है, उसी के नियमों के अंतर्गत रहकर अनुवाद करना होता है, ना कि वह स्वतंत्र रूप से अनुवाद कर सकता है। तो हमारा उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? सही कथन 1, 2 और 3 सही होगा, हमारा ए विकल्प सही रहेगा। चौथा जो विकल्प है स्वतंत्र अनुवाद की छूट होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बैंकिंग अनुवाद के विषय में क्या सही है? अभी आपसे साहित्यिक अनुवाद पे बात कर ली, प्रशासनिक अनुवाद, विधिक अनुवाद, और ये है बैंकिंग अनुवाद। बैंकिंग अनुवाद की बात करते हैं तो इसके विषय में क्या सही है? ये वाणिज्यिक और वित्तीय शब्दावली पर आधारित होता है। इसमें आंकड़ों और तकनीकी शब्दों की शुद्धता अनिवार्य है। चेक, ड्राफ्ट और पासबुक की भाषा इसका हिस्सा है। बैंकिंग अनुवाद में कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, कथात्मक शैली का प्रयोग कहाँ? साहित्यिक भाषा में किया जाता है, साहित्यिक अनुवाद में किया जा सकता है, बैंकिंग अनुवाद में नहीं। तो ये जो यहाँ आया कथात्मक शैली, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आपको सही चुनना है, तो 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। वाणिज्यिक और वित्तीय शब्दावली पर आधारित होता है बैंकिंग अनुवाद। इसमें आंकड़ों, तकनीकी शब्दों की शुद्धता अनिवार्य है। चेक, ड्राफ्ट और पासबुक की भाषा इसका हिस्सा है, ये सही है। तो इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद के संबंध में सत्य कथन। किसकी बात कर रहा? ज्ञान विज्ञान और तकनीकी अनुवाद के संबंध में सत्य कथन चुने। इसमें सूचना की प्रधानता होती है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इस अनुवाद की रीढ़ है, बिल्कुल सही बात है। तकनीकी अनुवाद में अनुवादक की संवेदना अधिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुवाद करते समय यथातथ्यता, एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुवाद करते समय एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सूचना की प्रधानता होती है। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग इस अनुवाद की रीढ़ है। तकनीकी अनुवाद में अनुवादक की संवेदना अधिक महत्वपूर्ण होती है। तकनीकी में तो संवेदना का काम वैसे ही नहीं है, तो अनुवाद में क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ संवेदना का तकनीकी अनुवाद में कोई आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और चौथा है, वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुवाद करते समय यथातथ्यता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात एक्यूरेसी का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसमें दिया है, सी विकल्प। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, अनुवाद सांस्कृतिक सेतु के रूप में कौन से कथन सही हैं? अनुवाद सांस्कृतिक सेतु के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, पूछा है यहाँ। अनुवाद 2 संस्कृतियों के बीच खिड़की का काम करता है। विश्व साहित्य की महान कृतियां अनुवाद के कारण ही हमें सुलभ है। अनुवाद सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा देने का एकमात्र हथियार है। यह वैश्विक सद्भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। देखिए, अनुवाद 2 संस्कृतियों के बीच खिड़की का काम करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। विश्व साहित्य की महान कृतियां अनुवाद के कारण हमें सुलभ है, ये बात भी सही है। ठीक है, अनुवाद सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा देने का एकमात्र कारण,
ये जो एकमात्र शब्द आया ये इसको गलत करा देगा। एकमात्र कारण अनुवाद नहीं है, फिर है यह वैश्विक सद्भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। ये बात सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, 3 हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ हमारा उत्तर हो गया सी विकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुवादक से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं? अनुवादक से क्या अपेक्षाएं की जाती हैं जब वो अनुवाद करता है? क्या एक्सेप्टेशन होती है? वह मूल लेखक के प्रति वफादार रहे, वह लक्ष्य भाषा के पाठकों की समझ का ध्यान रखे, वह अनुवाद की गई सामग्री का पुनरीक्षण स्वयं न करे, वह अद्यतन शब्दावली का प्रयोग करे। मूल लेखक के प्रति वफादार रहे मतलब उसमें अपनी बातें ना जोड़े, जो अनुवादक मूल लेखक ने लिखा है उसी का अनुवाद उसी रूप में करे, उसी भाव से करे, तो ये ईमानदारी आवश्यक है अनुवादक के लिए। वह लक्ष्य भाषा के पाठकों की समझ को भी ध्यान में रखे, बिल्कुल सही बात है। और वह अनुवाद की गई सामग्री का पुनरीक्षण रिव्यू स्वयं न करे। ये कोई ऐसा हुआ नहीं है कि पुनरीक्षण स्वयं न करे, ये कोई शर्त नहीं है, उससे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की जाती। वह अद्यतन शब्दावली का प्रयोग करे, यानी अपडेटेड शब्दावली जो हुई है, तो इसीलिए यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यहाँ किसकी बात की गई? अनुवादक से क्या क्या अपेक्षाएं रहती हैं। अनुवादक क्या क्या करे? मूल लेखक के प्रति वफादार रहे, लक्ष्य भाषा के पाठकों को ध्यान में रखे, अद्यतन शब्दावली का प्रयोग करे और वह अनुवाद की गई सामग्री का रिव्यू भी कर सकता है। अगला प्रश्न है अनुवादक के प्रकारों के संबंध में मिलान आधारित कथनों पर विचार करें। शब्दानुवाद, शब्दानुवाद किसे कहते हैं? शब्द प्रति शब्द जो अनुवाद किया गया वो शब्दानुवाद कहलाता है। भावानुवाद, जहां अर्थ और मूल संवेदना पर आधारित अनुवाद किया गया हो, यानी भावों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद किया गया हो, वहां होता है आपका भावानुवाद, अर्थ और मूल संवेदना पर आधारित अनुवाद। आशु अनुवाद लिखित अनुवाद की एक लंबी प्रक्रिया है। आशु अनुवाद लिखित नहीं मौखिक अनुवाद है। मैं यहाँ कोई पैराग्राफ बोल रही हूँ, 5 पंक्तियाँ बोल रही हूँ, उस 5 पंक्ति का जो सामने से कोई व्यक्ति सीधे उसी समय उसका अनुवाद कर दे मौखिक रूप से, वो होगा आशु अनुवाद। तो लिखित रूप में नहीं होता, इसीलिए यहाँ जो आप देखेंगे ये जो आशु अनुवाद है लिखित में नहीं, ये मौखिक में होगा। ठीक है, तो यहाँ ये विकल्प गलत हो जाएगा। रूपांतरण, मूल विधा को बदलकर दूसरी भाषा में ढालना, सही बात है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमें मिलान आधारित कथनों में सही ढूंढना है। सही मैंने बताया, तीसरा आपका गलत हो गया, तो आपका 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, अनुवाद की प्रक्रिया के चरणों के बारे में क्या सही है? पहला चरण पठन और बोधन है, दूसरा चरण विश्लेषण है जहां अर्थ ग्रहण किया जाता है, तीसरा चरण अंतरण वह प्रक्रिया है जहां विचार को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, चौथा चरण है पुनर्गठन, ये अंतिम चरण है जहां भाषा को सुव्यवस्थित किया जाता है। ये चारों ही चरण बिल्कुल सटीक बताए गए हैं। अनुवाद के 4 चरणों की बात यहाँ की गई। पहला चरण पठन और बोधन का है, दूसरा चरण विश्लेषण है जहां अर्थ ग्रहण किया जाता है, तीसरा चरण अंतरण वह प्रक्रिया है जहां विचार को दूसरी भाषा में ले जाया जाता है, और चौथा चरण है पुनर्गठन, ये अंतिम चरण है और जहां भाषा को सुव्यवस्थित किया जाता है। इस आधार पर आप देखेंगे 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो ये थे आज की हमारी प्रश्नावली अनुवाद से संबंधित। आपको समझ में आया होगी कि अनुवाद से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, अनुवाद से हमारे प्रश्न हिंदी साहित्य में कुछ ये भी बनेंगे, जैसे भारतेंदु ने किस भाषा से कौन कौन से ग्रंथों का, कौन कौन सी विधा नाटकों का रूपांतरण किया, अनुवाद किया है, उन पर भी हमारे प्रश्न होंगे, उस पर हम बात करेंगे कल। ठीक है, जो अन्य प्रश्न अनुवाद से बन सकते हैं उन पर बात करेंगे। आज हमने उसकी जो अवधारणा है, उसके प्रकार हैं, कैसे किस प्रकार के अनुवाद में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, उस पर बात की है। कल हम आगे के प्रश्नावली हमारी अनुवाद से ही रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सब पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर सभी को नमस्कार, मिलते हैं कल।